हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो 11th क्लास का बोटनी में फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, हमने शुरू कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, बायो का मीनिंग होता है लिविंग। बायो का मीनिंग क्या होता है? लिविंग। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। सो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी का मतलब निकल गया है हमारे पास स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात करेंगे लाइफ फॉर्म्स की, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और लाइफ प्रोसेसेस की, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेसेस की। राइट। तो लाइफ फॉर्म्स और लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करना क्या होता है? बायोलॉजी। इसके बाद देखिए अर्ली मैन यानी कि एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है कि पुराने टाइम में जितना भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक जिसको हम बोलते हैं एनिमेट, और दूसरा जिसको हम क्या बोलते हैं? इनएनिमेट। देखिए, एनिमेट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि लिविंग मैटर को बोला जाता है लिविंग, या फिर आप बोल सकते हो बायोटिक ऑर्गेनिज्म, बायोटिक मैटर। और दूसरा इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक। और बायोटिक में आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। और एबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो एबायोटिक के अंदर आएंगे एयर, वाटर एंड सॉइल। राइट। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी कैन बी अंडरस्टैंड इन। देखिए, बायोलॉजी को अगर हमें समझना है तो बायोलॉजी को हम समझ सकते हैं दो व्यूज में। एक होता है एंथ्रोपोजेनिक व्यू और दूसरा होता है बायोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोजेनिक व्यू का मतलब क्या हुआ? एंथ्रोपोजेनिक व्यू का मतलब है कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ह्यूमन को कंसीडर करते हैं सुपीरियर देन अदर स्पीसीज। जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं और उस स्टडी के अंदर हम ह्यूमन को बाकी जो स्पीसीज हैं अर्थ के ऊपर उनसे ज्यादा सुपीरियर मान के चलते हैं, तो उस व्यू को बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक व्यू। और बायोसेंट्रिक व्यू क्या होता है? जब हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, हम उन सभी को इक्वल मान के चलते हैं, किसी को सुपीरियर और किसी को इंफीरियर नहीं मान के चलते, तो इसी को बोलते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज। देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलैरिटीज क्या है? देखिए, ये डायग्राम जो है इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री एनालिसिस का डायग्राम होता है। हम 12th क्लास के अंदर पेडिग्री एनालिसिस को जेनेटिक्स के लास्ट टॉपिक में अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। देखिए, ये जो हमारे पास स्क्वायर बॉक्स होता है, इसका मतलब होता है मेल, यानी कि यहाँ पे इसको हम बोलेंगे फादर। क्या बोलेंगे इसको हम? फादर। और इसको हम मान के चलेंगे मदर। तो एक फादर है, एक मदर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट्स। क्या बोलेंगे इनको हम? पेरेंट्स बोलेंगे। तो पेरेंट्स, अब इनके दो बच्चे हैं, एक इनकी बेटी है डॉटर, एक इनका बेटा है सन। राइट। तो ये क्या है? एक तीसरा क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर। तो इनको हम बोलेंगे सिबलिंग्स। क्या बोलेंगे इनको हम? सिबलिंग्स। अब देखिए, सिमिलैरिटीज, हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज फाइंड करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज फाइंड करेंगे। अगर हम सिमिलैरिटीज को फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में हम सिमिलैरिटीज को फाइंड करते हैं, तो जिस जनरेशन की ये मेंबर है उसी जनरेशन का ये भी मेंबर है। जब सेम जनरेशन्स के मेंबर की हम सिमिलैरिटीज को फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज विद इन द जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर सिमिलैरिटीज को फाइंड करना। फॉर एग्जांपल, सिबलिंग्स के बिटवीन अगर हम सिमिलैरिटीज को फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। दूसरा, अगर हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सिमिलैरिटीज को स्टडी करते हैं तो ऐसे सिमिलैरिटीज को बोलते हैं वर्टिकल सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बिटवीन टू जनरेशंस, दैट इज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, इज नोन एज वर्टिकल सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास डीएनए और दूसरा होता है हमारे पास आरएनए। देखिए, डीएनए,
मान के चलो ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल नहीं बोल सकते, यहाँ पे आएगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। कौन सा होता है? वो डीएनए, राइट। लेकिन कुछ वायरसेस को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, क्याओबी बैक्टीरियोफेज होता है, तो ऐसे कुछ वायरस जो होते हैं उनके अंदर आपको आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको डीएनए। क्या मिलेगा आपको? डीएनए, राइट। तो क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? कॉमन है, डीएनए है। सभी के अंदर डीएनए है तो हम बोलेंगे कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि कॉमन जेनेटिक मटेरियल है तो सभी ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ ना कुछ उनके अंदर वेरिएशंस भी देखने को मिल जाती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्नेस्ट मेयर, जो एक काफी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। उनका ड्यूरेशन क्या था? उनका ड्यूरेशन था 1904 से लेके 2004 तक, यानी कि 1904 से लेके 2004 तक उनका ड्यूरेशन था। देखिए उनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं कि एक तो उनको 20th सेंचुरी का डार्विन माना जाता था। दूसरा, भाई वो अपने टाइम ड्यूरेशन में टॉप 100 साइंटिस्ट में ही रहे, यानी कि टॉप 100 साइंटिस्ट के अंदर उनको काउंट किया जाता था जब तक वो अपने जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जीवित थे, राइट। उसके बाद उनको ना बोला जाता है कि उनके पास ट्रिपल क्राउन जो एक तरह का अवार्ड था उनके पास बायोलॉजी में, जिसके अंदर क्या बोला जाता है कि उनको 3 प्राइज मिले थे। एक बाल्जन प्राइज जो कि 1983 में मिला, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो कि 1994 में मिला, और तीसरा क्रेफोर्ड प्राइज जो 1999 में मिला, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है तो आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये भी किसने दिया था? ये भी अर्नेस्ट मेयर ने ही दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है भाई, एक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चलो हमने 2 मेंबर, एक ये और एक ये, हमने 2 ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लिया। अगर ये दोनों ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करते हैं और उनके जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, अगर वो फर्टाइल नेचर के हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन एक ही स्पीसी की है और ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसी को बिलोंग करते हैं। ओके, अगर ये ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसी को बिलोंग नहीं करते, डिफरेंट स्पीसी के होते, तो ये बच्चे जो थे, ऑफस्प्रिंग जो थे, ये फर्टाइल की बजाय क्या होते? ये स्ट्राइल होते। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, ये देखो मेंशन भी किया हमने, इफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज ट्राई टू ब्रीड टुगेदर देयर प्रोजेनी विल बी स्ट्राइल, के उनके बच्चे क्या होंगे? स्ट्राइल होंगे। अगर 2 डिफरेंट स्पीसी के ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल डोंकी को फीमेल हॉर्स के साथ ब्रीड करवाते हैं, देखिए डोंकी और हॉर्स क्या है? अलग अलग स्पीसीज हैं, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको म्यूल बोलते हैं। और आपको पता है कि म्यूल जो होता है वो एक स्ट्राइल ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम मेल हॉर्स को फीमेल डोंकी से ब्रीड करवाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है हिनी, जो कि आपको पता है वो भी क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग नहीं होता, यानी कि स्ट्राइल नेचर का होता है, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही चलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम क्वेश्चंस भी साथ में लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।